10 chapter problem number 3. Check that the ratio Ke square upon G MEMP is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? देखो आपको दे रखा है Ke square upon G MP ME, ये डायमेंशन लेस है, मतलब इसका डायमेंशन क्या है? M0 L0 T0 एवरीथिंग 0, ओके, एम्पियर 0, ठीक है। या ये कहते हैं कि सिंपली ये एम की डायमेंशन होगी, या ये कह दो इस तरीके से। इन सब का मतलब ये होता है डायमेंशन लेस, समझ गए? तो ये कह रहे हैं सबसे पहले तो इसको चेक करना है कि ये डायमेंशन लेस है क्या नहीं है, उसके बाद इसकी वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है, और इस रेशियो का मतलब है क्या वो भी आपको स्टेट करना है, बताना है आपको। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो पहले तो टेस्टिंग ये करनी है कि आपको ये डायमेंशन लेस है या नहीं है, ये चेक करना है, यस और नो। तो बात ऐसी है कि इसको डायमेंशन लेस चेक करने के लिए आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप इन सारे कॉन्स्टेंट्स के यूनिट्स पुट करो और उसके बाद यूनिट्स को सॉल्व करो। यूनिट अगर डेड हो जाए तो इसका मतलब ये डायमेंशन लेस भी है। एक तरीका तो ये चेक करने का। दूसरा है थोड़ा स्मार्ट बनो। उसमें क्या है, अपने को जाना पहचाना सा लग रहा है, ये कूलॉम कांस्टेंट है और ये दो चार्जेस का प्रोडक्ट है, यानी एक चार्ज कौन सा हो सकता है, प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों पर ई चार्ज ही होता है, मैग्नीट्यूड है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड विद जी एम पी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं ऐसा कर देता हूं कि जो इसका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर दोनों को मैं आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो ऊपर वाला जो टर्म है ना, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन a proton and an electron at a distance small r डिस्टेंस पर है, डिवाइड विद ग्रेविटेशनल फोर्स between proton and electron at distance small r, सेम डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फोर्स। दो फोर्सेस का रेशियो है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन अपॉन न्यूटन। इट इज यूनिट लेस, तो इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशन लेस भी होगी। यही तो पूछा है हमसे कि आप शो करो कि ये डायमेंशन लेस है, या तो डायमेंशन लेस है ही, यूनिट लेस भी है ही। तो पहला पार्ट का आंसर हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स है ना आपके सामने, इन सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आप देखो, वो पुट करो, कैलकुलेट करो, ये वैल्यू आपको क्या बताती है। भाई ये वैल्यू हमें क्या बताती है वो पहले ही पता है हमें। देखो क्या बताती है वैल्यू, this ratio tells us about the strength of electrostatic force in comparison with force of gravity। ये ऐसा बताता है कि
इलेक्ट्रिक फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी से डिवाइड करने पे कितना गुना है, वो तो हमें फाइंड इससे होगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं फिर, फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू, पुट द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स हियर। के कितना है वैक्यूम के लिए, ये होगा, और एलिमेंट्री चार्ज का स्क्वायर ये हो गया ना, एलिमेंट्री चार्ज का स्क्वायर डिवाइड विद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, जीरो कैसे होता है, नहीं 9 कुछ नहीं होता। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6726 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 31 kg। अब इसका इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस कोई जरूरी नहीं है, इतना बहुत है 1.67, इवन 1.6 से आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो, ऑर्डर तो आ जाएगा आंसर का, है ना। और मैंने इसको क्यों राउंड ऑफ किया है उसका थोड़ी देर में रीजन भी आपको मिल जाएगा। देखो एक 1.6 नियरली हम इसे कैंसिल आउट मान सकते हैं, मोटा मोटी आंसर निकालना अपने को, ये 9 है नियरली, ये कैंसिल हो गया, तो इससे क्या होता है कन्वीनियंस बढ़ जाता है, आपको ऐसा करना एग्जाम में परमिस अलाउड है, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। ओके, अब और क्या बचा है यहाँ पर, सिर्फ नंबर में ये बचा है। ओके, और इस नंबर को थोड़ा सा रिड्यूस किया था तो हम इस नंबर को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक 1.6 भी बचा है, सही बात है। तो 1.6 डिवाइडेड विद 6.7 कर दो इसे, ये एक डिजिट इसका भी ड्रॉप किया था ना, तो थोड़ा इसको इंक्रीज कर देंगे तो ये चुप हो जाएगा। इनटू 10 टू द पावर कितनी हो गई, देखो इसका और इसका हिसाब करें तो 10 टू द पावर माइनस 7 बच गया ऊपर, और 10 टू द पावर माइनस 7 इसका करें तो नीचे से ऊपर गया 10 टू द पावर 20 इसका आ गया ऊपर, और 10 टू द पावर 20 ये हो गया 10 टू द पावर 40 हो गया, 10 टू द पावर 40 टाइम्स। ठीक है, अगर आप इसका डिवीजन करोगे तो आपको ये पता है ऊपर का नंबर है ना वो साइज में छोटा है नीचे वाले से, तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। उसको साइंटिफिक स्टाइल में कन्वर्ट करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 1 एडजस्ट करेंगे, मतलब इसका ऑर्डर जो है ना 10 टू द पावर 39 का आएगा। मैं ये कह रहा हूं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नियरली 10 टू द पावर 39, या आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स इज 10 टू द पावर 39 टाइम्स दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में सेम डिस्टेंस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा ना, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ मास होता है, और उसी डिस्टेंस पर उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, तो इन दोनों का रेशियो ये होता है। अब इसीलिए मैंने बीच बीच में अप्रोक्सीमेशन डाले थे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को पहले से इसका रिजल्ट पता है। अब 10 टू द पावर 39 को अगर आप एक्सपैंड करते हो ना, तो आप लिखते लिखते शायद बोर हो जाओगे, इतना गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लो जी, उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है ना, उसको इतना टाइम्स कर लो नियरली राउंड फिगर में, इतना स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। इसका मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके सामने क्या है, ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि एक तरफ तो मतलब इस धरती के सारे हाथी हैं और एक तरफ एक चींटियां मच्छर मान लो, तो उनके फोर्स का आप कंपैरिजन कर रहे हो। एक तरफ सारे हाथी मिलकर एक रस्सी को खींचे और एक तरफ ये, हु इज स्ट्रॉन्गर? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच 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 स्ट्रॉन्गर, ये कहीं की कंपैरिजन ही नहीं बनता, है ना।
ये चीज है। तो इतना गुना आप कह सकते हो इसे, नियरली राउंड फिगर के अंदर, है ना। आई बात समझ में? ये न्यूमेरिकल का ये मैसेज है। अब न्यूमेरिकल टफ नहीं है ना, इजी है। क्वेश्चन 1.6, 4 point charges QA, QB, QC and QD are located at the corners of a square ABCD side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो प्रॉब्लम में जो कुछ कर रखा है वो कर लेते हैं। एक स्क्वायर है भाई, और स्क्वायर के वर्टेक्सेस है ना, उन पर चार चार्जेस हैं। There are 4 charges. The length of the sides is same, 10 centimeter. We can also say 10 to the power minus 1 meter. Okay? Why? Because centi means 10 to the power minus 2, and 10 to the power 1 is already here. So the total combined power will be 10 to the power minus 1, followed by unit meter, and the charges QA, QB, QC and QD. ओके, याद रखना जब भी चार्जेस ऐसा बताते हैं ना क्वेश्चन में, Q1, Q2, Q3, Q4, तो किसी भी तरफ एक साइकिल ले लो आप, उस ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। ऐसे नहीं करना है QA यहाँ, QB यहाँ, QC, ऐसे नहीं करना है, रैंडम नहीं करना है, सीक्वेंस में दे रखा है तो एक रोटेशन ले लो आप इस तरीके से, या फिर ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, हाँ जी। 2 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम, देखो 2 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम। लो जी, ऐसे कह रखा है। एक सेंटर पे ना, सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा है यहाँ पर, डायगोनल्स का क्रॉस सेक्शन ही तो स्क्वायर का सेंटर होता है। यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज रखा है किस है क्या, यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम का, सो इट इज 1 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज। ओके, क्यू नॉट वट एवर यू लाइक, सो ये क्यू नॉट यहाँ रखा है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप फोर्स के अकॉर्डिंग कर लो, या पहले आप फील्ड निकाल लो इस पॉइंट पर, उसके बाद इस चार्ज को रखो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार ये पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ नहीं रखा हुआ, ये मान के चल रहा हूँ ये मैंने एक बार रखा है अलग। पहले मैं देखता हूँ चारों का यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूट्रल पॉइंट का मैं कुछ आपको एक लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये है क्यू, दूसरा पॉइंट चार्ज है, ये भी क्यू है, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, इस लाइन पर बिल्कुल बीचों बीच न्यूट्रल पॉइंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा E, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अगेंस्ट इधर E ही होगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम स्ट्रेंथ के हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। सो व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? दो वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है, रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। तो ये न्यूट्रल पॉइंट हुआ ना, और न्यूट्रल पॉइंट पर E टोटल कितना है? 0 है। अच्छा ठीक है, अगर ये दोनों निगेटिव चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड है तो भी ठीक है, बीचों बीच है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही आएगा। मैं फिर एक और देता हूं न्यूट्रल पॉइंट वाला, जैसे कि ये ट्रायंगल है और इसके तीनों के तीनों साइड्स हैं वो सेम है, तो आपको पता है ये एंगल कितना कितना होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये सेम एंगल हो गया ना। क्या बोलते हैं इसे? कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। तो यहां पर भी चार्ज क्यों रख दिया, यहां पर भी क्यों रख दिया, और यहां पर भी क्यों रख दिया। अब इसके सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर क्या होता है? सामने वाली साइड को बीच से सेक्शन करेगा ना, इक्वली डिवाइड कर रहा है, वो तीनों के तीनों कहां मिलेंगे? इसके सेंटर पे मिलेंगे। रेशियो क्या होगा? इस पूरी लाइन को ये 2:1 में डिवाइड करेगा, वर्टेक्स की साइड से 2:1, 2:1 ऐसे करेगा ना। तो यहां से ये डिस्टेंस सबकी सेम नहीं हुई क्या? हुई ना। अब मैं कह रहा हूं अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी x है और ये भी x है। अगर यहां से इसके सेंटर की डिस्टेंस देखें सेम है,
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, मान लो इस तरफ हुआ, ई, ओके, मैग्नीट्यूड ई है, डायरेक्शन ये तो दिख रही वो, और इसकी वजह से होगा अलोंग द लाइन अवे फ्रॉम इट, इस तरफ, एंड ड्यू टू दिस चार्ज अलोंग द लाइन जॉइनिंग इट अवे फ्रॉम इट, ई। अब आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, कॉन्करेंट है और म्यूचुअली इक्वल एंगल शेयर करते हैं कि प्लेन में 120 डिग्री का। आप मुझे ये बताइए ऐसे वेक्टर्स का वेक्टर सम कितना आता है? 0 आता है। 0। एक बात बताओ, एक रस्सी है, उसको यहां पर किसी से बांध के इधर खींच रखा है, एक को इधर खींच रखा है, एक को इधर खींच रखा है, सेम फोर्स लग रहे हैं, 120 डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन, बताइए मुझे, वो रस्सी किधर भी नहीं जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर हाँ वेक्टर सम 0 आएगा, ये भी क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। अगर न्यूट्रल पॉइंट पे कोई भी चार्ज रख दे, प्लस माइनस कोई सा भी पॉइंट चार्ज रखे, न्यूट्रल पॉइंट पर कोई भी चार्ज होता है इक्विलिब्रियम में होता है, वो और बात है कि वो टेम्परेरी इक्विलिब्रियम है या फिर परमानेंट इक्विलिब्रियम, बट इक्विलिब्रियम होता है, मतलब उसमें फोर्स टोटल कितना लगेगा, 0 लगेगा। सिमिलरली और भी जितने हैं सिमेट्रिक, जैसे कि स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, तो आमने सामने के सिरों पर, जैसे कि Q1 यहाँ पर Q2 है और यहाँ पर भी Q2 है। अब अगर Q1 निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ निगेटिव पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड सेम है ही। Q2 की बात करें तो इसमें भी ऐसा है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों का एक जैसा ही होगा और मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसे में क्या होता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस द सेंट्रल पॉइंट विल बी अ न्यूट्रल पॉइंट ड्यू टू Q1 एंड Q1, एंड इवन Q2 और Q2 की वजह से भी यहाँ पर यही सेंट्रल पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। और इस पर अगर आपने कोई चार्ज रखा तो उस पर टोटल फोर्स क्या रहेगी, 0 रहेगी। और देख लो पेंटागन, देख लो, ये सेम लेंथ वाली साइड है, तो अगर इसकी बात करें तो ये भी, इसका भी सेंटर होगा ना, इसका भी सेंटर न्यूट्रल पॉइंट होगा। ये लो, ये सेंट्रल है। अगर आमने ये सारे के सारे चार्जेस है, जैसे कि ये क्यों, तो फिर ये सेंटर क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। हेक्सागन ले लो, आमने सामने के चार्जेस जैसे Q1 Q2 Q3 या ऑल सेम हो सकते हैं, पर आमने सामने तो डिफरेंस नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम होगा, वही सेंटर है इसका, है ना। तो इसका न्यूट्रल पॉइंट ये है, इसकी वजह से भी न्यूट्रल पॉइंट है, इसकी वजह से भी यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है। जहां पर भी ऐसी सिमेट्री आ जाती है वहां पर ये न्यूट्रल पॉइंट जनरेट होता है बीचों बीच सेंटर पर, ठीक है। ये सिमेट्री का लॉ है फिजिक्स के अंदर, इसको देखते हैं आंसर पकड़ में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि सोल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, सब नहीं, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये भी 2 माइक्रोकूलम है, मतलब दोनों के दोनों आइडेंटिकल चार्ज। तो सेंटर पे इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या होगा बताओ, 0 होगा ना। इन दोनों की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है, और इसकी वजह से करें तो बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट है, इनका भी न्यूट्रल पॉइंट है। यहाँ पर ये न्यूट्रल पॉइंट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिलेगा 0, और 0 इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितनी लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, द चार्ज विच इज 1 माइक्रोकूलम into electric field at the center, and here at the center the electric field goes to 0, so the electric force on 1 microcoulomb charge will be 0। रीजन आप चाहो तो वैसे एक्सपेंड करके लिख सकते हो, या फिर आप लॉजिकली लिख सकते हो। we know that by the rule of symmetry of charges, QA and QC have the neutral point at the center, even QB and QD will also have the same point as a neutral point, therefore the total electric field due to all the 4 charges at the center will be 0. Therefore, if you place any charge, no matter if it is a positive or negative, the 1 microcoulomb charge will experience 0 net force at this position. पूरी कहानी समझ में आई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज। अब इसको कहने का मतलब है
यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर। ठीक है ना, क्योंकि ये इंसुलेटिंग स्फीयर ही है जो वॉल्यूम में चार्ज को होल्ड कर सकता है। कंडक्टर कैन नॉट डू दिस, कंडक्टर के बस की बात नहीं है ऐसा करना। ये तो इंसुलेटर ही होगा, वॉल्यूम में चार्ज उसके जा सकता है, कंडक्टर के तो सरफेस पे रहता है, चाहे सॉलिड है चाहे होलो है। ठीक है, ऐसी बात है। तो फिर जैसा कहा गया वैसे करते हैं। ये लो जी, ये है लो जी वॉल्यूम चार्ज। देखो इसका टोटल चार्ज है ना, इसका टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू है क्यू अपॉन 4/3 पाई टाइम्स रेडियस क्यूब ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन इट्स वॉल्यूम डिवाइड विद टोटल वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज आ गया ना, उसको तो चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ओके, अब सीन ये हो सकता है, या तो फर्स्ट सीन तो ये हो सकता है दैट द पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर, या तो सरफेस भी आउटसाइड है। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, पहला केस ये ले रहा हूँ कि इसके बाहर ही कहीं पर है वो पॉइंट जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना। आपको मैंने बता रखा है ऐसे सीन में गाउसियन सरफेस कौन सी होगी, ऐसे बाकी जितने भी है ना सेम डिस्टेंस वाले, वो सारे पॉइंट्स का लोकस वो क्या होगा, ऑल अराउंड दिस, ये इस तरीके से ये आपकी गाउसियन सरफेस हो गई है। गाउसियन सरफेस पर आप एक एरिया एलिमेंट लेते हो, एरिया वेक्टर आपका वैसे ही एज यूजुअल नॉर्मल टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड वो रेडियल होता ही है, दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। ये हर पोजीशन पे ऐसा ही मिलेगा या अलग अलग पे चेंज होगा? ऐसा ही मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। कल मैंने आपको बोला भी तो था कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम होने वाला है, और देखना सेम आएगा कि नहीं आएगा, है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आप भी बताओ मेरे को, मैं स्टार्टिंग किस पॉइंट से करूं? कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज का मेटर है, स्टार्टिंग किससे करेंगे? अरे एक ही तो ले देके, एक ही तो रूल है कॉन्टिन्यूअस चार्ज का अपने पास, कौन सा? गाउस लॉ। तो सबसे पहले कहेंगे यूजिंग गाउस लॉ अबाउट द क्लोज्ड सरफेस। कौन सी सरफेस? जिसको हमने गाउसियन सरफेस बोला है ना, ये बाहर वाली है। तो ये क्या कहेगा, गाउसियन लॉ कहता है भाई देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना इसका, वो क्या होगा, इसमें जितना भी चार्ज प्रेजेंट है, कितना चार्ज है इसमें, क्यों, डिवाइड विद एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। अच्छा चलो इस क्यू चार्ज को हम यहां से भी तो कुछ लिख सकते हैं ना, क्या लिखें, इट इज इक्वल टू 4/3 पाई टाइम्स रेडियस क्यूब इंटू रो। नहीं लिख सकते क्या भाई? रो की फॉर्मेट में भी तो हमें हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए, तो फिर रो के टर्म्स में ही तो फॉर्मूला चाहिए। उस टाइम पे ऐसा थोड़ी है कि उसको कन्वर्ट करते फिरेंगे, बना लेते हैं ना साथ साथ। तो एक फॉर्मूला तो क्यू की फॉर्मेट में आएगा, दूसरा रो की फॉर्मेट में आएगा, दोनों ही काम के हैं। अब टोटल फ्लक्स जो है ना एक साथ तो पूरी सरफेस के लिए आएगा नहीं, तो आप एलिमेंट वाइज कर लेंगे। जैसे कि इस एलिमेंट का जो फ्लक्स होगा ना वो d5 होगा, तो मैं कह रहा हूं d5 सबके लिए निकालेंगे जितने भी एलिमेंट में इसको सरफेस को डिवाइड कर रहे हैं ना, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में, उन सब का क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास, और ये आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है कि नहीं? अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इससे पूरी की पूरे लोकस पर क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसका वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाला, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो मैं एक काम करता हूं, d5 को क्या लिखूंगा भाई, ई वेक्टर डॉट ds कहेंगे ना, ओके, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 4/3 पाई टाइम्स रेडियस क्यूब रो,
है कि नहीं। मैं एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ कि कहीं पर भी दिक्कत वाली बात ना हो, है ना। और थीटा इक्वल टू क्या, जीरो रहने वाला है, तो डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो cos जीरो तो लिखना पड़ेगा। तो ये होगा ई तो बाहर आ जाएगा डी एस cos 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है बताओ किधर। हाँ बोलो बेटा बोलो, कल ही बताया था आपने मुझे, 1 होता है। गुड, ओके। क्यूब आएगा ना। अच्छा ये स्क्वायर हो गया तो जादू हो गया है, तो सावधानी हटी और मैजिक मैजिक दुर्घटना घटी, ऐसा होता है। तो बताइए, ये इंटीग्रेशन डीएस आएगा, सारे एलिमेंट्स को जोड़ के इस गाउसियन सरफेस का एरिया नहीं बनेगा क्या। क्या होता है ये बताओ। स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर है, बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है। क्या, ना 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 ना, 2 पाई r² तो हेमिस्फीयर का होता है, ये तो कंप्लीट स्फीयर है। देख बेटा, ये देख प्रैक्टिस नहीं करने का ये परिणाम है। 4 पाई r² स्फीयर का कंप्लीट सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। ठीक है, कल भी तो डेरिवेशन में यूज कर रहे थे, भूल क्यों गए। 4 पाई और कौन सा r², छोटा वाला बड़ा वाला रेडियस, क्योंकि इसका तो इस सरफेस का रेडियस तो स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, स्मॉल r²। और आगे आ जाएगा आपका अब मुझे एक बात बताइए, E इक्वल टू यहाँ पर देखो, ये वाले टर्म यहाँ पर इसके नीचे आएगा तो क्या बनेगा, 4 पाई ε0r²। क्या बनेगा ये, के क्यू अपॉन स्मॉल r² बना के नहीं। और यही वो रिजल्ट है जो कि होलो स्फीयरिकल यूनिफॉर्म चार्ज के लिए बना था ना। बिल्कुल, मतलब ये है कि इस यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज के लिए ये बात मायने नहीं रखती कि उसके अंदर वॉल्यूम चार्ज है कि सरफेस चार्ज है, बस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बाहर के पॉइंट्स पर, सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। और ये स्मॉल आर क्या, उसके सेंटर से डिस्टेंस है उस पॉइंट की, पॉइंट शुड लाई आउटसाइड द स्फीयर। ओके, इस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगेगा, जैसा कि पॉइंट चार्ज के लिए भी यही काम करता है। और वो पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं किसको, कैपिटल क्यू को। कैपिटल क्या है कैपिटल क्यू, इसका पूरा चार्ज है। कहां पर मान रहे हैं, सेंटर पर, पिन पॉइंट पे मान रहे हैं सारा का सारा, तो रिजल्ट सेम ही है। अच्छा जी, अब इसको हमने इसके नीचे सेट किया, मान लो ये लेके नहीं चलते, हम इसी को लेके चलते, तो ये आता यहां पर क्या होता, 4 पाई तो गया ठिकाने, और क्या बचा, रो अपॉन 3। अरे ये क्या किया मैंने, ये टोटल चार्ज ही तो था, अपॉन में ε0 नहीं आएगा क्या, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन ε0 होता है ना। इसको भूल बैठे, अब इसको घर से लाना पड़ेगा। फूफा जी को भूल गए शादी में ले जाना, है ना। अब फूफा जी को हाथ जोड़ के लाना पड़ेगा, चलो फूफा जी ऐसे थोड़ी करते हैं, आप बड़े हो हम छोटे हैं, अब करेंगे हाथा जोड़ी। आ गया फूफा जी, है ना, रो अपॉन 3 ε0 है। और भी तो कुछ बचेगा यहाँ, कैपिटल R³ डिवाइड विद स्मॉल r², और तो कुछ नहीं बचेगा। ओके, अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लगे तो फिर ये यहां पर ऐसे लिख दो। अच्छा लग रहा है क्या, या पहले ही अच्छा लग रहा था, ऐसे अच्छा लग रहा है। ये क्या है, ई स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब ई आउटसाइड है। सरफेस पे क्या हो जाएगा, एट सरफेस, देखो पहले यहां से एक कंक्लूजन निकलेगा, ई आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वॉल्यूम चार्ज। ठीक है, ऐसा रिलेशन है, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमने ग्राफ तो उसका भी प्लॉट नहीं किया अभी तक, वो कौन था, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज, उसका भी अभी ग्राफ बाकी है ना, उसे भी तो प्लॉट करना है। तो बाहर के पोजीशंस पर ये हो गया ना, अब हम सरफेस पे फाइंड करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, E at the surface
सरफेस मतलब क्या है? सरफेस का मतलब है स्मॉल आर इज सेम एज कैपिटल आर। तो ऐसे में ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा क्या? E एट द सरफेस इक्वल टू, हाँ जी, सरफेस पे क्या हो जाएगा? या तो ये, या फिर इसकी सुने तो ये, फॉर ऑल स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। याद रखना इनको, ये याद रखिए। थोड़ी देर में हम इसके एक वर्जन और से मिलेंगे ना, तब ये काम आएगा। एनी डाउट हियर? बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि जिस स्कीम में वो पहला डेरिवेशन किया लाइन चार्ज का, उसी स्कीम से ये सारे कर रहे हैं। बोलो, मैंने कोई भी यहाँ पर स्ट्रेटजी चेंज नहीं किया है, वैसा का वैसे स्ट्रेटजी, समझे? ठीक है। फिर अगली बात आती है कि भाई इनसाइड अगर कोई पॉइंट इसके अंदर हो तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो कैसे करें फिर? देखते हैं। थर्ड केस, E inside the uniform spherical volume charge। अब इस गोले के अंदर, हाँ, इस स्फीयर के अंदर फाइंड करेंगे। तो एक काम करते हैं, डायग्राम नया बना लेते हैं अपन। नया डायग्राम बच्चों को अच्छा लगता है ना? नई किताब, नई कॉपी, नया पेन, नया सब कुछ नया होता है ना, तो ऐसा लगता है स्कूल में जाना नए सेशन में त्योहार हो गया। ये है कैपिटल आर और ये वॉल्यूम चार्ज। लो जी, इसका पूरे का जो चार्ज है ना वो तो है कैपिटल क्यू। और इस बार हो क्या रहा है, इस स्फीयर के अंदर यहां पर कोई पॉइंट है पी, है ना? सॉरी, ये सेंटर है। तो ऐसे और पॉइंट भी होंगे, उनका लोकस लो, ये उसका लोकस। ये गाउसन सरफेस बनेगी जी अंदर, ठीक है? ये गाउसन सरफेस बन गई जी, येलो बन गई। अब इस पर हमें फाइंड क्या करना? ये एक एरिया एलिमेंट ले रहे हैं, इसका वेक्टर, एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बाहर से, तो इस तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ? अवे फ्रॉम इट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। ई इन ऐसे करके मानते हैं हम, ठीक? तो हम यहाँ पर गाउस को फिर से अपना कोई घिसा बेटा डायलॉग, यूजिंग गाउस लॉ अबाउट द क्लोज्ड सरफेस। हेलो, यूजिंग गाउस लॉ फॉर क्लोज्ड सरफेस, कौन सी वाली? ऑफ रेडियस स्मॉल आर लेस देन रेडियस ऑफ द टोटल स्फेरिकल चार्ज। तो फिर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये मैं सीधा लिखूं क्या? ई इन डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू, ये टोटल फ्लक्स का ही तो है। मैं सीधा कौन सी स्टेप पे आ रहा हूं? अरे बार बार ये थोड़ी करते रहेंगे हम, है ना? तो अगर जमाई जी रोज घर में आएंगे तो रोज माला थोड़ी पहनाई जाएगी, है ना? पहली बार आए, हाँ जी ये 600 रुपए वाला गजरा ये लो गले में, है ना? दूसरी बार आया, चलो ठीक है, वो थोड़ी आरती वारती हो गई, फित्ता फित्ता कट गया। तीसरी बार आएंगे ना, वहां बैठ जाओ, थोड़ी देर में चाय आ जाएगी। चाय, सिर्फ चाय? हाँ चाय, और क्या खाओगे? सब कुछ खाओगे, और क्या चाहिए? ई इन डॉट डी एस इक्वल टू क्या? इसके अंदर कितना चार्ज है? गाउसियन सरफेस कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है बताओ? पता नहीं। मान लो इस गाउसियन सरफेस में टोटल चार्ज है क्यू डैश, है ना? इसका रेडियस हमें पता है स्मॉल आर, है ना? ओके, तो क्यू डैश तो हमारे पास नहीं है। चलो एक काम करते हैं, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इतना तो लिखते, झूठ मूठ का तो लिखे। अब हम फाइंड कर लेंगे क्यू डैश क्या है, लगाते कुछ तिकड़म, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स भी आती है। ओके ओके ओके, एक बात तो बताओ,
इस पूरे के पूरे स्फीयर के अंदर वॉल्यूम चार्ज की डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम है या अलग अलग है? सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो काम करते हैं, द होल स्फीयर हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कंप्लीट स्फीयर के लिए रो कैलकुलेट करूं तो भी वही आएगा, और अगर उस अंदर वाले के लिए करूं तो भी वही आएगा। तो फिर इसको मैं कह सकता हूं टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, और इसको मैं कह सकता हूं अंदर वाले स्फीयर, गाउसियन सरफेस का जो स्फीयर है उसके अंदर टोटल चार्ज अपॉन उसका टोटल वॉल्यूम, उसकी रेडियस स्मॉल आर। 4/3 पाई दोनों तरफ है इसलिए गया, और यहां से क्यू डेस आ गया, क्यू डेस आ गया इक्वल टू, हाँ जी, हाँ क्यू डेस क्या आया है, स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब टाइम्स टोटल चार्ज, इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1 विल गिव यू द फर्दर सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, ई इन डॉट डीएस का क्लोज इंटीग्रेशन, ये क्लोज इंटीग्रेशन होगा भाई डीएस का, और कॉस को 0 डिग्री इक्वल टू क्या होएगा, क्यू डेस मतलब वो, और ये आ जाएगा, ठीक है, क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर क्यूब। कोई दिक्कत है क्या? एप्सिलॉन 0 पहले से पढ़ा था यहाँ, हम इसको उठाकर ऊपर क्यू डेस की जगह चिपका दिया हमने, ऐसे ही तो होगा। बताइए इस अंदर वाले स्फीयर का टोटल एरिया बनेगा कि नहीं, इससे कितना होगा बोल क्या बताओ मुझे। ई इन 4 पाई कौन सा आर स्क्वायर, छुटका वाला, ठीक है, ये बन गया कैपिटल क्यू और क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन 0। ओके ठीक है, अब 4 पाई यहाँ तो 4 पाई का तो जाने दो, उधर जाने दो, ये स्मॉल आर स्क्वायर गया, उधर एक आर बचेगा बस, ई इन साइड बचेगा कितना, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, इसको मैं क्या कह सकता हूं, E एट द सरफेस अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, एक और फॉर्मेट आ सकती है क्या, ई सरफेस पर, यह भी तो होता है ना, इस बेचारे को कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं इसको ही पूछते हैं। दोस्त को ले गए, बोले यार कहे का ससुराल है, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, मैं पानी पिया नहीं, मेरे को चाय की किसी ने पूछी नहीं, तय का तेरा ससुराल, तू ही जा मैं नहीं जाऊं, इसको नाराज नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं ना, वो जो भी दूल्हे के साथ आता है ना वो बराबर का जुआरी लेके जाता है ना, तो यहाँ पर इसको भी जुआरी दिलानी पड़ेगी अपने। ई सरफेस पर कितना है इसके टर्म्स में, रो कैपिटल आर ऑन 3 एप्सिलॉन 0, इसकी जगह रखेंगे ना, तो ये कैपिटल आर इस डिवीजन वाले कैपिटल आर को निपटा देगा, और ये आ जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर, ये भी इसका रिजल्ट है। और ई इनसाइड, यहां से हमें कंक्लूजन मिलता है, ई इनसाइड द स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये अंदर के लिए रूल है, ये सरफेस या उसके बाहर के लिए नहीं है, सरफेस या उससे आगे का ये है, ये सरफेस का है और ये सरफेस के आगे का, समझे, ये तो सरफेस में भी लगता है, देखो लगा है, ये तो लगा है सरफेस पर, लेकिन सरफेस के अंदर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अलग बिहेवियर करता है। अब आप सोचोगे फिजिक्स में, इज इट पॉसिबल, देखो क्वेश्चन आ सकता है, इज इट पॉसिबल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
any electric charge or electrostatic charge is proportional to small r, which is distance from the center of the charge to the point. तो ऐसा पॉसिबल है कि अब आप ना कूलम्ब इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ना नहीं होता, और आपने लीनियर चार्ज कर दिया 1/r, नहीं होता, आप ये कह दोगे तो वहां पर गए ना काम से आप, क्योंकि ऐसा होता भी है, ऐसा भी होता है भाई, ऐसा भी होता है। हाँ, अब आप ये सोचोगे ई एट द सेंटर क्या होगा भाई, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, पूछा जा चुका है ये, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए। इसका स्पेशल केस बोलो, देख कर बताओ मुझे, सेंटर कहाँ है इस चार्ज स्फीयर के अंदर, और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस रूल को फॉलो करता है। इसमें स्मॉल आर क्या हो जाएगी, 0, सेंटर पर स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, 0। तो मैं ये कहूं एट सेंटर स्मॉल आर इक्वल टू क्या होगा, 0। दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज विल बी, इसको आर को 0 रखो, यहां रख दो, यहां रख दो, किसी में रख दो, रिजल्ट विल बी 0, स्मॉल आर इक्वल टू 0। ये लो जी, सेंटर पर की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। दिस सीम्स टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, बट इट इज वेरी सिस्टमेटिक एंड यू विल गेट इट इज इजी। ये आपको बहुत इजी लगेगा। रीजन, आपने सारा कुछ भी रीजन कनेक्ट किया ना, जब सब कुछ हमारे सामने होता है, परेशान तो अधूरा ज्ञान ही करेगा ना। कंप्लीट नॉलेज आपको कभी उलझ नहीं देगी, हर एक चीज टाइम पे आपको याद आ जाएगी, लेकिन 3 प्रैक्टिसेस तो 2 से गिव एटलीस्ट 3 कंटिन्यूअस डिस्कस्ड प्रैक्टिसेस, खुद को समझाओ। हाँ, तो ये तो शुरुआत तो ऐसे ही होती है, सबसे पहले ये नारियल तोड़ते हैं ये वाला, उसके बाद में पानी वानी निकलता है, जो भी निकलता है सब में बढ़ता है, बढ़ के अगर बांटना पड़े तो बांटो, वरना खुद से बाजो अकेले। आगे आंसर सरफेस पर इसी से आ गया, और वो अलग से, लेकिन स्ट्रेटजी वही है। देखो उसमें इनक्लोज्ड चार्ज पता नहीं था तो एक फैक्ट पकड़ा। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो ब्रिज का काम कर सकती है नॉन एंड अननोन के बीच? ये अननोन है और ये नॉन है, इनके बीच जो ब्रिज बनेगा वो ये है, ये बेस है इसका। पता चल गया आंसर है। लेट्स सी, ग्राफिकल प्लॉट देखें इसका। तो भाई हमारे पास फैक्ट होना चाहिए कि हमारे पास ये जो यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज है ना, ये इसका सेंटर है, और स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर ये इसके इनसाइड है। ये है यहाँ पर, ये पॉइंट है सरफेस का, तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है। उसके बाद ये इस तरफ है, ये आर बढ़ रही है इस तरफ, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। चलो ऐसे है, इस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे ई को, और ये है इसकी सरफेस तक, ये सेंटर से सरफेस तक क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ई इन इज प्रोपोर्शनल टू आर। सरफेस पर क्या है, ई मैक्सिमम है, ई सरफेस इज कितना होता है, ये ई सरफेस पर क्या होता है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। और उसके बाहर क्या होता है, ये हाईएस्ट है, दिस इज मैक्सिमम। समझिए, मैक्सिमम कहाँ होता है, सरफेस पर। उसके बाद तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस तरीके से चेंज होगा, ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये देखो ग्राफ ऐसे, किसके लिए, पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, है ना। यूनिफॉर्म वॉल्यूम स्फेरिकल चार्ज, इसके लिए ऐसा इजी। आप चाहते हो इसको बनाना कोई जरूरी नहीं है, इतना सा बना देना बस, ये काफी है। चलो
ये इतना सा बना देना, ऊपर ऊपर का बना देना, इससे थोड़ा यहाँ पर लिख देना स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। इधर क्या है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, इधर क्या है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। इजी। और इस एक्सिस पर कौन है, इस एक्सिस पर है स्मॉल आर। ये सारी चीजें बतानी होती है, ठीक है ना। और अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हो तो फिर ये मोर इंफॉर्मेटिव बन जाता है, देखो। ठीक।